Hello everyone, my name is Jitendra Jangid and I welcome you with a very big heart on quantum study। आज हम इंग्लिश में वोकेबलरी का सेक्शन करने जा रहे हैं और वोकेब में हम देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस को हिंदी में बोलते हैं मुहावरे व लोकोक्ति। मुहावरे व लोकोक्ति की क्या खास बात होती है, क्या करते हैं, प्रेजेंट्स ए फिगरेटिव नॉन लिटरल मीनिंग, मतलब फिगरेटिव और नॉन लिटरल मीनिंग देते, डायरेक्ट मीनिंग नहीं देते। अब कैसे हिंदी में समझते हैं। जैसे हिंदी में एक मुहावरा होता है खून खोलना, खून खोलना। इसका डायरेक्ट मीनिंग तो क्या होगा कि खून का टेम्परेचर बढ़ जाना और खून में उबाल आ जाना, लेकिन डायरेक्ट मीनिंग से इसको यूज नहीं करते। इसका मतलब क्या निकलता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, जैसे दुश्मन को देखते ही मेरा खून खोलने लगता है। अब खून खोलने लगता है इसका ये मतलब नहीं कि खून का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब क्या निकल रहा है कि दुश्मन को देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। अब बात करते हैं इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस कैसे होते हैं। जैसे हिंदी में मुहावरे और लोकोक्ति होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया अपना किल 2 birds विथ 1 stone। अब इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या निकल रहा है, डायरेक्ट या फिर लिटरल मीनिंग तो क्या निकल रहा है, एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मार देना। लेकिन मुहावरों का डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकलता है, हमने देखा। तो बात करते हैं इसका नॉन लिटरल मीनिंग क्या निकलेगा। तो नॉन लिटरल मीनिंग इसका निकलेगा गेट 2 things डन विद अ सिंगल एक्शन, मतलब एक पंथ 2 काज, मतलब एक ही रास्ते में जा रहे थे और 2 काम हो गए। अब बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद कैसे करें। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर बात करें तो इंग्लिश में हर एक एग्जाम में कम से कम 3 से 4 हज़ार इडियम्स एंड फ्रेजेस अपने को याद करने होते हैं। तो इतने सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस याद कर भी लेंगे, उसके बाद भी अगर कोई नया आ जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस को इस तरीके से याद करेंगे कि अगर कोई नया भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है तो उसको भी हम सोल्व कर पाएंगे, वो भी बिना पढ़े। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम अप्रोच लगाएंगे। जैसे किसी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें उसके पीछे की एक कहानी होती है, मतलब उसका क्या होता है, एक ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब उद्गम, मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कहानी से वो इडियम बना के आया होता है। तो हम क्या करेंगे, उस कहानी को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक इडियम की कहानी पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस इडियम को देखेंगे और उससे कुछ इमेजिनेशन लगाएंगे। इमेजिनेशन मतलब कल्पना शक्ति। उसके डायरेक्ट मीनिंग से ही उसका नॉन लिटरल मीनिंग खोजने की कोशिश करेंगे और इमेजिनेशन से क्या बनाएंगे, एक स्टोरी बनाएंगे और उससे क्या याद करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस को। इस तरीके से अगर आप इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं तो कुछ दिनों में आप अपने आप ही इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब बताने लग जाएंगे, वो भी बिना पढ़े। और इमेजिनेशन का यूज करके अगर आप इडियम्स एंड फ्रेजेस सोल्व करते हैं तो 90% इडियम्स एंड फ्रेजेस तो आप बिना पढ़े ही सोल्व कर देंगे। तो बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। इस तरीके से एक इडियम दिया होगा, या तो वो सेंटेंस में होगा या फिर सिंपल एक इडियम होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से उसका क्या मतलब होगा सेलेक्ट करना होता है। ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। अब इस इडियम की बात अभी आगे की स्लाइड्स में करेंगे। अब देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ एग्जाम्पल्स और उनको याद करने की टेक्निक। जैसे फर्स्ट हो गया टू सेट योर टीथ ऑन एज। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसका देखो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मीनिंग क्या निकल रहा है। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या निकल रहा है, किनारे पर दांत रख लेना, डायरेक्ट मीनिंग हो गया। अब इससे हम करेंगे कि स्टोरी क्रिएट करेंगे अपने इमेजिनेशन से। जैसे ये कोई है चिंटू, चिंटू उड़ा रहा है पतंग। अब चिंटू पतंग उड़ा रहा है और इसके स्कूल जाने का टाइम हो गया, ये मान नहीं रहा। तो क्या हुआ, इसके पापा को आ गया गुस्सा। तो इसके पापा को गुस्सा आ गया, मतलब परेशान हो गए चिंटू के इतने पतंग उड़ाने से, इसके पापा परेशान हो गए। तो परेशान हो गए तो उन्होंने क्या किया, इसकी पतंग की डोरी पे दांत रख के उसको काट दिया। क्यों काट दिया, क्योंकि हो गए थे क्या, परेशान। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीमली इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला। चिंटू ने इसके पापा को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने इसकी डोरी काट दी। तो इस इडियम का मतलब क्या निकला, एक्सट्रीमली इरिटेटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ।
जैसे एग्जाम्पल हो गया, द किड्स स्क्रीमिंग इन द गार्डन रियली सेट माई टीथ ऑन एज। क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब निकला गार्डन में चिल्लाते हुए बच्चे मुझे इरिटेट कर देते हैं या परेशान कर देते हैं। तो सेट माई टीथ का मतलब मैंने बताया क्या निकलता है, इरिटेट कर देना या परेशान कर देना। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो चारों ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट हो गया टू टेक समवन टू द डेंटिस्ट, किसी को डेंटिस्ट के पास ले जाना, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। टू हैव ब्लीडिंग टीथ मतलब दांत में से खून आना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फोर्थ की बात करते हैं टू बाइट समवन, किसी को काट लेना, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? टू इरिटेट समवन मतलब किसी को परेशान कर देना, टू इरिटेट समवन, ये होगा इसका आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट इडियम की। नेक्स्ट होगा पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। अब देखते हैं इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या निकल रहा है। डायरेक्ट मीनिंग निकल रहा है सभी स्टॉप्स को निकाल देना। अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, स्टोरी क्रिएट करते हैं। जैसे आपको जाना रेलवे स्टेशन, आपकी ट्रेन है 6:30 बजे और 6 बज चुके, आधे घंटे का टाइम है और आपको 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। तो आपने क्या किया, बस वाले को बोला कि मुझे प्लीज़ जल्दी से जल्दी रेलवे स्टेशन पहुंचा दो। तो उसने क्या किया, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया। उसने किसी भी स्टॉप पर गाड़ी नहीं रोकी, उसने सारे के सारे स्टॉप्स कैंसिल कर दिए। मतलब गाड़ी अब कहीं नहीं रुकेगी, गाड़ी सीधा रेलवे स्टेशन पे रुकेगी। कहाँ रुकेगी? रेलवे स्टेशन पे। तो उसने क्या किया, अपनी तरफ से सारे एफर्ट लगाए आपको स्टेशन पर पहुंचाने के लिए। तो पुल आउट ऑल द स्टॉप्स मतलब सभी स्टॉप्स निकाल दिए। तो मतलब क्या निकला इसका नॉन लिटरल मीनिंग, मेक ए वेरी ग्रेट इफर्ट टू अचीव समथिंग, तो कुछ पाने के लिए हर संभव प्रयास करना। तो अपनी कहानी में भी क्या हुआ, ड्राइवर ने आपको रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया। अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। ही पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स फॉर हिज अपकमिंग एग्जाम, तो उसने अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए हर संभव प्रयास किए। अब ऑप्शन में देखो, फर्स्ट क्या हो गया, टू डू रेकलेस ड्राइविंग। रेकलेस का मतलब लापरवाह, रेकलेस का मतलब वो लापरवाह। तो टू डू रेकलेस ड्राइविंग मतलब लापरवाह तरीके से ड्राइविंग करना। टू हेल्प समवन मतलब किसी की सहायता करना, या फिर टू अप्लाई मैक्सिमम एफर्ट टू अचीव समथिंग मतलब कुछ पाने के लिए अधिकतम प्रयास करना। तो यही देखा था, तो इसका आंसर क्या होगा, टू अप्लाई मैक्सिमम एफर्ट टू अचीव समथिंग। फोर्थ ऑप्शन क्या हुआ, टू डिस्ट्रॉय स्टॉपिंग साइंस मतलब स्टॉपिंग साइंस को ही डिस्ट्रॉय कर देना। तो आंसर क्या हुआ, टू अप्लाई मैक्सिमम एफर्ट टू अचीव समथिंग। अब बात करते हैं थर्ड इडियम की। थर्ड हो गया बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, अब इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या निकला, आधी रात का तेल जलाना। तो आपने देखा होगा गाँवों में या फिर ऐसे फिल्मों में भी देखा होगा कि इस तरीके का लैंप होता है। जब गाँव में इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं आती तो इसको जला के पढ़ाई की जाती है या फिर कोई काम किया जाता है। तो अगर आधी रात को लाइट नहीं आएगी और किसी को पढ़ाई करनी होगी तो वो क्या करेगा, वो लैंप जला के पढ़ाई करेगा। मतलब आधी रात को तेल जलाएगा। तेल क्यों जलाएगा, क्योंकि लैंप जलाने के लिए उसमें तेल डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू वर्क वेरी हार्ड एंड फॉर लॉन्ग आवर्स इन टू द नाइट मतलब देर रात तक कठिन परिश्रम करना। अब देखते हैं क्वेश्चन। द असाइनमेंट वॉज वेरी हार्ड सो आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गेट इट कंप्लीटेड ऑन टाइम। मतलब असाइनमेंट बहुत हार्ड था तो मुझे इसको कंप्लीट करने के लिए देर रात तक कठिन परिश्रम करना पड़ा। क्योंकि हमने देखा कि बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या हुआ, कठिन परिश्रम करना बहुत देर रात तक। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट हो गया काउंटिंग योर डेज अर्निंग्स इन द नाइट मतलब अपने दिन में कमाए हुए पैसों को रात में गिनना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा हुआ हीट अप ए प्लेस टू मेक इट कंफर्टेबल मतलब किसी प्लेस किसी जगह को कंफर्टेबल बनाने के लिए उसको गर्म करना, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा स्टे अवेक एंड वर्क और स्टडी लेट इन टू द नाइट रात को जागकर कोई काम या फिर पढ़ाई करना देर रात तक, तो ये इसका आंसर होगा। फोर्थ भी देखते हैं। फिनिश ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल कम्प्लीटली सभी उपलब्ध संसाधनों को नष्ट कर देना, तो इसका आंसर क्या हुआ, स्टे अवेक एंड वर्क और स्टडी लेट इन टू द नाइट। अब देखते हैं फोर्थ इडियम। फोर्थ हो गया टू डाई इन हार्नेस। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट मीनिंग देखते हैं। तो डायरेक्ट मीनिंग क्या होगा, रस्सी से बंधे हुए ही मर जाना। अब हार्नेस, हार्नेस क्या होती है, रस्सी। घोड़े को जो ऐसे रस्सी बांधी जाती है उसको क्या बोलते हैं, हार्नेस बोलते हैं। अगर घोड़ा इस तरीके की रस्सी बांधे हुए मर जाएगा मतलब ये सर्विस पे भी
ये रिटायर नहीं हुआ, ये काम कर रहा है, मतलब ये वर्किंग पे है और ये मर गया। तो इसी तरीके से अगर देखें, अगर ऑफिस में कोई ऐसे काम कर रहा है, उसके रस्सी तो नहीं बंधी हुई गले में, इमेजिन कर सकते हैं कि उसके कुछ रेस्ट्रिक्शन है, तो वो रेस्ट्रिक्शन उसकी क्या हो गई, रस्सी हो गई। अगर कोई आदमी बिना रिटायर हुए कोई काम या सर्विस में रहते हुए मर जाए तो वो क्या होगा, घोड़े के बराबर ही हो गई, घोड़ा भी रस्सी से बंधा हुआ ही मर गया। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग तो क्या, रस्सी से बंधे हुए मर जाना। नॉन लिटरल मीनिंग क्या होगा, टू डाई वाइल इन सर्विस या फिर टू डाई बिफोर रिटायरमेंट, मतलब नौकरी करते हुए या फिर रिटायरमेंट से पहले मर जाना। तो इसका क्या हुआ ये नॉन लिटरल मीनिंग। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। जैसे रवि वांट्स टू रिटायर नाउ, ही डजंट वांट टू डाई इन हार्नेस, मतलब रवि अभी रिटायर होना चाहता है, वह सर्विस करते हुए या काम करते हुए मरना नहीं चाहता। तो डाई इन हार्नेस का क्या मतलब हुआ, डाई वाइल इन सर्विस या फिर डाई वाइल इन वर्किंग, मतलब काम करते हुए ही मर जाना। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, डाई इन वार मतलब युद्ध में मर जाना। सेकंड, डाई इन अ प्लेन क्रैश, प्लेन क्रैश में मर जाना, सुसाइड आत्महत्या कर लेना। तो इसका आंसर क्या हुआ, डाई वाइल इन वर्किंग या फिर डाई वाइल इन सर्विस। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट इडियम, थ्रो ऑफ द स्पंज। अब थ्रो ऑफ द स्पंज का डायरेक्ट मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मीनिंग होगा स्पंज को फेंक देना। अब स्पंज क्या होता है, इस तरीके का आपने देखा होगा, स्पंजी कुछ मटेरियल होता है जो बर्तनों को साफ करने के भी काम आता है, इसको बोलते हैं स्पंज। तो स्पंज को फेंक देना। अब इससे स्टोरी क्रिएट करते हैं। जैसे आपने खूब पार्टी करी और इतने सारे बर्तन हो गए, अब इनको साफ करना है। तो साफ करने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारी हिम्मत चाहिए। तो हिम्मत तो जुटा लिया आपने और क्या आ गए, साफ करने के लिए आ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद में गर्मी से परेशान होकर और बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए हार मानकर आपने इसको छोड़ दिया, मतलब हार स्वीकार कर ली कि मेरे से ये साफ नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, टू एक्सेप्ट डिफीट, हार मान लेना। तो इसका नॉन लिटरल मीनिंग हुआ टू एक्सेप्ट डिफीट। अब देखते हैं क्वेश्चन, द एनिमी थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज व्हेन आवर आर्मी सराउंडेड देम फ्रॉम ऑल साइड्स। दुश्मन ने हार मान ली जब हमारी आर्मी ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज मतलब हार मान लेना। अब देखते हैं ऑप्शन में इसका मतलब क्या होगा, टू लव ये भी नहीं होगा, टू हेट नहीं होगा, टू अटैक मतलब आक्रमण करना ये भी नहीं होगा, टू सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण कर देना। तो आत्मसमर्पण कर देना या फिर हार मान लेना एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, टू सरेंडर मतलब हार मान लेना। तो आज के लिए बस इतने ही इडियम करेंगे, बाकी ये इडियम हम नेक्स्ट क्लास में करते जाएंगे। और कुछ इडियम के बाद आपको खुद से इमेजिनेशन से स्टोरी क्रिएट करना आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।